हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्योमेट्री, जिसको आप मैथमेटिक 2 के नाम से जानते हो। और उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी से। तो आज हम सिमिलैरिटी का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे 2 पॉइंट। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या और आपने को क्या देखना है। और सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तर मग कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ। तो चलो बढ़ते हैं सिमिलैरिटी की तरफ। तो सिमिलैरिटी मतलब क्या? तो सिमिलैरिटी ये वर्ड बिलोंग करता है ट्रायंगल से। अगर आपको ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल के बारे में सब मालूम है, तो आप ये चैप्टर इजीली कवर कर सकेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं चैप्टर का, और बेसिक के बाद हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रायंगल ये वर्ड दिख रहा होगा। ट्रायंगल ये वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? ट्राई एंड एंगल। आपको दिख रहा होगा ट्राई एंड एंगल मतलब क्या? ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल आपको पता ही है। तो मतलब ऐसे एक क्लोज फिगर जिसके अंदर 3 एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राई एंगल। ट्राई एंगल का मतलब द क्लोज फिगर विच कंटेन्स 3 एंगल्स इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। ओके, तो आपने ट्रायंगल तो सभी ने देखा होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा है। तो उसको 3 वर्टाइसेस है, एक्स वर्टेक्स, वाई एंड जेड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल एक्स वाई जेड। दिख रहा होगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एक ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स रहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, वर्टेक्स एक्स, वर्टेक्स वाई एंड वर्टेक्स जेड। दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल को 3 साइड्स भी तो रहती है। तो 3 साइड्स कौन सी है? ध्यान से देखो। पहली साइड है एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स वाई। उसके बाद दूसरी साइड वाई जेड दिख रही है आपको, दैट साइड वाई जेड। एंड थर्ड है एक्स जेड, साइड एक्स जेड। कोई भी ट्रायंगल ले लो दुनिया का, उसको 3 ही साइड रहेंगे। और नाम बताता है 3 एंगल। हमने अभी देखा है ट्राई एंगल, तो 3 एंगल भी रहेंगे। तो देखो कौन कौन से एंगल है। तो एंगल आपको दिख रहा है एंगल एक्स, उसके बाद एंगल वाई, और उसके बाद एंगल जेड। मतलब क्या? ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स रहेंगे, 3 साइड्स रहेंगी एंड 3 ही एंगल रहेंगे, इसीलिए हम उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन रहता है ट्राई एंगल, तो हम उसको ट्रायंगल ट्रायंगल करते हैं। इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल, इट इज़ ट्राई एंगल। ओके, मेक इट करेक्ट। तो उसके बाद हम देखेंगे उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया है यहाँ पे, जिसके 3 वर्टेक्स है ए बी सी। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो इसके बेस और हाइट के बारे में जानते हैं। हर एक ट्रायंगल को अपना खुद का एक बेस रहता है और अपना एक खुद का एक हाइट रहता है। और सिमिलरिटी चैप्टर में हमको बेस एंड हाइट का सबसे ज़्यादा काम है। तो हम पहले देखेंगे बेस एंड हाइट को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको साइड BC दिख रही है, यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे BC। अब मुझे बताओ BC का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा BC का अपोजिट वर्टेक्स A है, दिख रहा है। तो A से अगर मैं 90 का एक एंगल निकालता हूँ, मतलब एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ, वहाँ पे अगर मैं एक नाम देता हूँ D, तो जो AD है वो मेरा हाइट कहलाएगा, और जो BC है वो मेरा बेस कहलाएगा। मतलब क्या? अगर मैं एक साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ, तो जो परपेंडिकुलर निकाला जाएगा उसको हम हाइट बोलेंगे, और जिस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो इन दैट केस मेरा BC क्या हो गया? बेस। एंड AD क्या हो गया? हाइट। उसी तरह कैन आई टेक AB एज अ बेस? अगर मैंने AB को बेस लिया तो उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आता है? दैट इज C। और C से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूँ,
मतलब 90 का एंगल निकालता हूँ तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसको मैं ई नाम दूंगा। तो जो सी ई परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो मुझे बताओ ए बी क्या बनेगा, ए बी आपका बनेगा बेस एंड सी ई आपका बनेगा हाइट। इज दैट क्लियर। उसके बाद अब तीसरा साइड भी तो लिख सकता हूँ, ए सी साइड अगर मैंने लिया एज अ बेस तो मैं उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है आपको उधर दिख रहा होगा, बी दिख रहा है। तो बी अगर आपका अपोजिट वर्टेक्स है तो मुझे बताओ अगर बी से मैंने परपेंडिकुलर निकाला और उसको एक नाम दे दिया एफ, तो इस केस में ए सी मेरा बेस होगा, ओके, एंड बी एफ मेरा हाइट होगा। तो इस टाइप के ट्रायंगल में तो मैं हाइट एंड बेस कैसे निकालूंगा आपको समझाए। तो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो एबीसी ट्रायंगल मैंने लिया है ये कौन सा ट्रायंगल है, इट इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाई, बिकॉज इट्स ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इसके हर एक एंगल 90 डिग्री से लेस है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे एक दूसरा भी ट्रायंगल रहता है जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको दिख रहा है जो एंगल ई है वो 90 से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें भी हमको बेस एंड हाइट अलग तरीके से निकालनी है, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, हम बेस एंड हाइट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बेस और हाइट दिख रही है आपको, तो मैंने यहाँ पे ई एफ को पहले बेस पकड़ा है, दिख रहा है। अब मुझे बताओ ई एफ का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, दैट इज डी। और डी से अगर मैंने परपेंडिकुलर निकाला तो मेरा परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई एफ को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने देखो उधर बढ़ाया है, उसका नाम दिया है ए। तो डी ए मेरा परपेंडिकुलर हो गया एंड किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ई एफ के ऊपर। तो मेरा बेस क्या बनेगा, ई एफ, एंड हाइट क्या बढ़ेगी, डी ए। इतना क्लियर है। आपको पूरा ए एफ एज अ बेस नहीं लेना है क्योंकि ए एफ हमने ज़्यादा निकाला है, एक्चुअली बेस कौन सा है, ई एफ। तो हम बेस क्या लेंगे, ई एफ, एंड हाइट क्या लेंगे, डी ए। उसी तरह अगर मैंने डी एफ को बेस माना तो डी एफ का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आता है, दैट इज वर्टेक्स ई। अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आता है, ई। और ई से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर निकालने के बाद अगर मैं उसका नाम दूँ सी, तो ई सी मेरा हाइट बनेगा एंड डी एफ मेरा क्या बनेगा, बेस। तो इसको क्या बोलूँगा, डी एफ मेरा बेस है एंड ई सी मेरा हाइट है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसे हाइट एंड बेस निकालना है ये भी आपको क्लियर हो गया। वैसे थर्ड टाइप का एक एंगल आता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो हम उसको नाम देते हैं पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू आपको 90 डिग्री का दिख रहा है। तो इसके हाइट एंड बेस हम कैसे निकालते हैं देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखो, अगर मैंने पी आर को बेस माना, ओके, तो पी आर का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, दैट इज क्यू। और क्यू से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एक पॉइंट दे दूंगा एफ। तो मेरा पी आर जो है वो बेस बनेगा एंड क्यू एफ जो है वो मेरी हाइट बनेगी। इन द सेम वे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर मैंने क्यू आर को बेस लिया, ओके, तो क्यू आर का मुझे अपोजिट वर्टेक्स बता दो, दैट इज पी। और पी से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा, दैट इज पी क्यू। दिख रहा है आपको, पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस केस में मुझे बताओ बेस होगा क्यू आर एंड हाइट बनेगी पी क्यू। इतना क्लियर है सबको, वही बेस बनता है वही हाइट बनती है, अलग से हाइट निकलती नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में। उसी तरह अगर मैं पी क्यू को बेस मानता हूँ, पी क्यू का अगर बेस माना तो उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आता है, दैट इज आर। आर का आपका अपोजिट वर्टेक्स होगा। आर से मैं परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकता हूँ, इन द सेम वे, आर से परपेंडिकुलर निकाला है मैंने, तो आर से परपेंडिकुलर निकलेगा तो क्या होगा, तो मेरा पी क्यू बनेगा बेस और क्यू आर बनेगी हाइट। अब मैंने आपको तीनों ट्रायंगल में हाइट एंड बेस कैसे निकालना है आपको बताया है। आई होप कि आपको समझाऊंगा, ये बेसिक का पहला कॉन्सेप्ट, ओके। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बनाता हूँ, अब मैं इसमें फॉर्मूला भी लगाऊंगा, ओके। तो चलो देखते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम है डी ई एफ, और डी ई एफ में मैंने डी से एक परपेंडिकुलर निकाला और उसको नाम दिया डी ए। डी ए मेरा परपेंडिकुलर है ई एफ के ऊपर, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, ई एफ मेरा बेस हो जाएगा एंड डी ए मेरा हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। अब मैंने बोला कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
अब मेरी स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। पूरे स्क्रीन में का उस ट्रायंगल ने कितना पार्ट कवर किया, उसका मतलब मैंने उसका एरिया निकाला। पूरे स्क्रीन का जितना पार्ट उसने कवर किया होगा उसको ही मैं क्या बोलूँगा, उस ट्रायंगल का एरिया। तो मैं यहाँ पे एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो उसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। इट इज़ टू सिंपल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो हम इसका एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ए स्टैंड, उसमें जो एरिया है उसके लिए मैंने ए यूज़ किया है। और आपको पता है ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ट्रायंगल DEF। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब आप पूरे चैप्टर में ऐसा यूज़ करोगे एरिया के लिए। ओके, तो हाफ एज इट इज़ रहेगा, दिख रहा है। अब मुझे बताओ EF आपका बेस होगा, दिख रहा है आपको, मैंने वहाँ पे शेडेड भी किया है। EF आपका बेस होगा और उसी तरह मुझे बताओ हाइट क्या होंगी, दैट इज DA आपकी हाइट बनेगी। ओके, तो DA क्या बनेगा, आपका हाइट। इज दैट क्लियर। उसी तरह अगर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया तो उसको नाम दिया PQR, ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR लिया तो उसका भी एरिया मुझे निकालना आता है। तो उसमें क्या निकाला है, एक परपेंडिकुलर निकाला है एंड PB इज अ परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर QR के ऊपर है, तो आप अब अच्छे से मालूम हो गया आपको, QR आपका बेस बनने वाला है एंड PB आपका हाइट बनने वाला है। तो इसका भी एरिया निकाल के देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या रहेगा, फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए हाफ एज इट इज रहेगा और बेस क्या बनेगा, दैट इज QR। बेस क्या बन रहा है आपका, QR। तो QR लिखा मैंने, और हाइट क्या बन रही है, दैट इज PB। तो यहाँ पे मैंने PB लिखा। इज दैट क्लियर। अब मुझे बताओ दो ट्रायंगल के दो अलग अलग एरिया के फॉर्मूला मुझे मिल रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा सा कुछ तो भी अलग कर दिया, मतलब अलग मतलब क्या, मैं इसका रेशो लूँगा। रेशो मतलब अपॉन में, आपको पता है रेशो मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का रेशो लूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, अब उसका LHS तो हमने रेशो ले लिया, अब RHS को भी रेशो में लेना पड़ेगा। तो RHS में कौन आएगा, हाफ इंटू EF इंटू DA, पहले ट्रायंगल का एरिया, अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PB, दूसरे ट्रायंगल का एरिया। अगर आप इस रेशो को देखते हो तो मुझे दिख रहा है कि हाफ एंड हाफ सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, हाफ एंड हाफ इट गेट कैंसल। ओके, हाफ एंड हाफ निकल गया तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू EF अपॉन EF मल्टीप्लाई बाय DA एंड QR मल्टीप्लाई बाय PB। इज दैट क्लियर। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका होगा तो मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं पहले ट्रायंगल के एरिया को A1 बोल सकता हूँ, उसी तरह दूसरे ट्रायंगल के एरिया को मैं क्या बोलूँगा, A2 बोलूँगा। एंड उसके बाद मुझे बताओ EF क्या था आपका, पहले ट्रायंगल का बेस, तो मैंने वहाँ पे B1 निकाल दिया, सॉरी B1 निकाला है। एंड DA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, H1, क्योंकि पहले ट्रायंगल की हाइट है। ओके, एंड उसके बाद QR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, B2, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का बेस है। एंड PB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, H2, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का हाइट है। तो ये मेरा एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। अगर मैं एरिया लेता हूँ दो ट्रायंगल का तो मुझे वो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वही मैं आपको अभी सेंटेंस में लिखा के दे रहा हूँ, मेरे वजह से आपको पीछे का दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से पटाख से गायब हो जाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, दिख रहा होगा आपको, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। मैंने पहले क्या लिया, दो ट्रायंगल का एरिया लिया था, याद आता है, एरिया ऑफ एंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसको ही मैंने क्या बोला है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, वो क्या है बोलते, इक्वल्स टू है किसके, द रेशियो ऑफ, फिर से आपको रेशियो दिख रहा है, किसका रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किसका किसका, ऑफ देयर बेसिस दैट इज B1 एंड B2 इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट्स दैट इज H1 H2। तो मेरा मुझे इस सेंटेंस से क्या मिला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1
अपॉन B1 इंटू H2। तो आपको इसका मतलब समझा है। ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, अलग अलग कंडीशन रख के देखना है कि हमको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन रख के देखी है। कंडीशन में क्या लिया मैंने, ऐसे दो ट्रायंगल लिए जिसका बेस सेम आता है। इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिनको बेस कॉमन है, उसके लिए मेरा रेशियो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर दो ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल CAB दिख रहा है आपको, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ट्रायंगल PAB दिख रहा है। तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ, बेस इंटू हाइट, याद आता है। तो पहले CAB का बेस कौन सा बनेगा, दिख रहा है AB, एंड हाइट कौन सी बनेगी, CD। तो हाइट क्या लिखा है, CD। अब ध्यान से देखो, उसी तरह मैं PAB का भी बेस एंड हाइट निकालूंगा। तो PAB आपको दिख रहा है, PAB का बेस क्या बनेगा, AB दिख रहा है, और उसी तरह हाइट क्या बनेगी, PQ, हाइट क्या बनेगी, PQ। अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ऊपर भी AB है, नीचे भी AB है, कैन आई कैंसिल दैट AB। तो मैं अगर AB को कैंसिल करता हूँ तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल्स टू CD अपॉन PQ। इज दैट क्लियर। तो इस पर से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैंने इसको बॉक्स कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB को बोलूंगा मैं A1, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB को बोलूंगा A2, क्योंकि पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इज इक्वल्स टू CD मेरी हाइट थी, देखो CD हाइट है, उसको मैंने H1 बोला है, और PQ मेरी दूसरी हाइट है, उसको मैंने H2 बोला है। मतलब इस पर से क्या मिला, अगर मैंने बेस कॉमन रखा है, अगर कोई से भी फिगर में बेस कॉमन है, तो मुझे डायरेक्टली क्या लेते आता है, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो लेते आता है। तो वही लिखूंगा मैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स दैट इज A1 अपॉन A2 विथ इक्वल बेसेस। देखो यहाँ पे AB दोनों के केस में भी इक्वल बेस है, और इज इक्वल्स टू, किसको इक्वल रहेगा, इज इक्वल्स टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स दैट इज H1 अपॉन H2। मतलब आपको पहली कंडीशन आप अच्छे से समझी होंगी। ओके, उसी तरह मैं एक और कंडीशन लेके देखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हाइट को सेम रखूंगा, बेस डिफरेंट रखूंगा। ऐसे दो ट्रायंगल जिनका हाइट सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट। इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिसका हाइट क्या है, सेम, और बेस क्या है, डिफरेंट। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिए, दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल, सबसे पहला ट्रायंगल कौन सा है, ABC दिख रहा है। उसी तरह उसके अंदर दूसरा भी ट्रायंगल है APQ, दिख रहा है, APQ, क्लियर। अब इन दोनों का मैं रेशियो लूंगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो सबसे पहले इक्वल दे देता हूँ, तो हम निकालेंगे हाइट एंड बेस इन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको पूरा ट्रायंगल ABC दिख रहा है, तो ABC में आपका BC जो है वो क्या बनेगा, बेस, और हाइट क्या बनेगी, AR, दिख रहा है, परपेंडिकुलर AR आपका बनेगा हाइट, अपॉन, अब देखेंगे APQ ट्रायंगल के लिए। APQ ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो मुझे बताओ बेस क्या होगा, तो बेस बनेगा आपका PQ एंड हाइट बनेगी आपकी फिर से AR, दिख रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, AR दोनों रेशियो में सेम है, तो AR के साथ AR कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल्स टू BC अपॉन PQ। ओके, तो फिर से अगर मैंने इसको बॉक्स कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैंने कॉमन ही निकाला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB की जगह पे मैं A1 लिख सकता हूँ क्योंकि पहले ट्रायंगल का एरिया है। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB की जगह पे मैं A2 लिख सकता हूँ क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का एरिया है, इज इक्वल्स टू BC की जगह पे B1 क्योंकि पहले ट्रायंगल का बेस, अपॉन PQ की जगह पे B2, ये दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो इस पर से सेंटेंस क्या बनेगा मेरा,
द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ तक तो सेम है, दो ट्रायंगल का रेशियो लिया है A1/A2, बट इन दैट केस हमने क्या सेम लिया था, हाइट. ओके, विद द इक्वल हाइट्स, विद द इक्वल हाइट्स. किसकी इक्वल है, B1/B2 मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ किसका, देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. आई होप कि आपको ये सबको समझ में आया होगा. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये आपको पहला लेक्चर था. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को कवर करेंगे. ये आपको 1.1 के लिए जितना भी बेसिक रहना चाहिए था, इस चैप्टर का पूरा बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है. इसी तरह अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए, सेकंड वीडियो में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, दैट यू कैन गेट द notification of newer video as soon as possible. Okay, that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, good day, goodbye.